मौजूद हैं अब्दुल्ला सुल्तान और अब्सा कोमल। अब्दुल्ला और अब्सा, कैसे हैं आप लोग? आज क्या कुछ होगा आपके प्रोग्राम में? अस्सलाम वालेकुम, हम तो ठीक है। पहले ये बताएं हिफ्जा कि आप कैसी हैं? वेलकम बैक टू वर्क। आप बड़ी थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस आपको तो पता है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और एक बार फिर से आपको कहेंगे वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जियो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अब्सा कोमल और मैं हूँ जी अब्दुल्ला सुल्तान। गुड इवनिंग, सुबह बखैर। होपफुली आपका आज का दिन बेहतरीन गुजरेगा, और अगर आपका बेहतरीन गुजरने का इरादा नहीं है दिन का, तो हम उसे और बेहतर बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब्सा, आप और मैं 3 बजे साथ हुआ करते थे, आपने मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, इसलिए आज की आपके पीछे पीछे मैं चलकर यहाँ पर जियो पाकिस्तान में आ गई हूँ। आपको ये बताते चलें कि मेरा और अब्दुल्ला का साथ हुआ करता था न्यूज स्टूडियो में, और हमें आप देखा भी करते थे साथ, लेकिन फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छुटी और अब्दुल्ला यहाँ जियो पाकिस्तान को प्यारे हो गए, और आज हमारा एक बार फिर से साथ है। और साथ ही ये भी बता दूं कि हुमा जो है वो अपनी एक्चुअली आला सतह की मसरूफियात की वजह से, हाई लेवल मसरूफियात की वजह से जियो पाकिस्तान है और हम उन्हें यहाँ मिस कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात हम इस प्रोग्राम में भी करा देंगे। अब से मेरा दिल तोड़ दिया आपने कि आप मुझसे तंग आ गई थी, इसी बात पे मैं दिल बर्दाश्त होकर आपको टॉप स्टोरीज दिखाने लगा। होंगे जबरदस्त फैसले हैं। अब शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई भी हो तो मतलूबा नताइज निकले। कराची में 600 नई बसेस फौरन चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने खुशखबरी तो सुना दी, लेकिन ऐसे वादों पर अमल दरामद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। अल्लाह करे इस दफा तारीख बदल जाए। कराची और जमीन जैसे और सैयारे मौजूद हैं जहां जिंदगी मुमकिन है। नासा ने बड़ी खबर सुनाई, अब नई मुहिम्मात की तैयारी होगी। और जी कराची में बड़ी चीजें हो रही हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, बड़े कॉन्सेप्ट्स, बड़े इवेंट्स। और कल रात की अगर एक्टिविटी मैं अपनी आपको बता दूं तो FPW फैशन पाकिस्तान वीक जो है वो जारी था। बड़े स्टार्स वहां मौजूद थे, बड़े मॉडल्स वहां मौजूद थे, बड़े डिजाइनर्स ने अपनी कलेक्शन पेश की। आप मुझे बताएं, आप नहीं आए? आपको बुलाया? मैं इतनी फैशनेबल नहीं हूँ अब्दुल्ला आपकी तरह। सिंपल ये सिंपल है, मैं तो कहीं से फैशनेबल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सारे फैशनेबल लोग मौजूद थे। वहाँ कौन कौन था और क्या क्या हो रहा था, मैं गया, मैंने सोचा आपको कैसे मिस कर सकते हैं, तो आपको दिखाने के लिए कुछ बनाया। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं पाकिस्तान फैशन वीक पर। यहाँ पे बहुत से डिजाइनर्स की आज कलेक्शन पेश की जा रही है। हिमायू आलमगीर है, फंक एशिया है, नुमान आफरीन है, अरसलान इकबाल है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मेरे साथ हैं द मैन बिहाइंड फैशन पाकिस्तान काउंसिल, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं समीर साई। बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, मेरे बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप बड़े सालों से फैशन शोज करवा रहे हैं, इस दफा क्या मुख्तलिफ था? ऑब्वियसली इस बार मरतबा काफी चीजें थी जो हमने एड ऑन की थी। न्यू टैलेंट को प्रमोट किया है, राइजिंग बैंक अल्फुला हमने एक सीक्वेंस किया है, तो काफी न्यू टैलेंट को हमने प्रमोट किया है। मिस पाकिस्तान USA सहरिश खान हमारे साथ मौजूद है। इनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ये एक्टिंग कर रही हैं अब, और ये द लेजेंडरी सबिहा खानम जी की नवासी भी हैं। ये बता दें कि व्हाट आर यू अप टू दीस डेज? प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ड्रामे पे तो हमने आपको देखा है, लेकिन फिल्मों के भी प्लान है कोई? I'm actually doing 2 films right now. The films are going really well. One's with Sayyid Noor and the other one's Amin Iqbal with Ahsan Khan. हमारे पास पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का बड़ा क्यूट और लेटेस्ट कपल मौजूद है, मुनीब और एमन। बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों, और इनसे बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं और आगे के क्या प्लान है। मुनीब, एमन, सबसे पहले तो आपसे हमारा मौका नहीं मिला बाज़ाब्ता कंग्रेचुलेट करने का, तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एंड आपका ये जो तरीका है ये वाला, ये मुझे पूछते रहेंगे तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। मुझे प्लीज मुझसे बात करें। हाँ, आपसे बात करते हैं। आप बताएं, एक तो आप लग बड़ी अच्छी रही है, तो आपने किसके कपड़े पहने? नुमान आफरीन। तंग तो नहीं करता ये ज्यादा?
नहीं था। वैलेंटाइंस डे पे क्या मिला था? मुझे हमेशा गोल्ड ही मिलता है हर सेलिब्रेशन में, बर्थडे। और शुक्र करो ये मिल गया। नहीं मिलता है, गिफ्ट देने में अच्छा है। आपको क्या मिला था यार? बड़ी तो मुझे दुआएं मिली थी और उम्मीदें मिली हैं आगे। मुझे टाइम नहीं मिला मुनीब के लिए गिफ्ट लेने के लिए। बड़े टाइम के बाद कोई ऐसा सितारा म्यूजिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान की उभरा है जिसने सबके दिल जीत लिए है। नॉन अदर देन आसिम अजहर। हाउ आर यू आसिम? I'm good. Thank you for the lovely introduction. या यू लुकिंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो ये बताएंगे आप जो फिल्म है, जो OST वो आप गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? सबकी छुट्टी करा दी है। नहीं, I'd like to take this moment to thank the composers जो मुझे opportunity दे रहे हैं। And you know, 6 महीने 1 साल पहले I was a bit confused कि यार मैंने फिल्म में कब गाना है। And माशाल्लाह just did a lot of songs for about like 5 to 6 movies. अपना फेवरेट गाना कौन सा है अब तक का? अभी तक का मेरा अपना फेवरेट गाना तेरा वो प्यार। ओह यस, वो हम सबका फेवरेट है। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। अब सर आपको पता है कि हमारे शो का एक परमानेंट फीचर मोमिना मुस्तहसन के गाने भी बन चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर इरफान साहब को बहुत पसंद है। आई एम सरप्राइज्ड कि इस गाने में भी मोमिना थी, तो वो नहीं लगाया आपने एंड में। बट लेकिन वो जो गाना है ना आफरी आफरी, हाँ। उसने तो रिकॉर्ड हिट्स हासिल हाँ, कल हमने शामिल किया है ये खबर भी बुलेटिन में, प्रोग्राम में। लेकिन आप ये बताएं, आप मुझे, हुमा से तो मैं पूछ चुका हूँ, अलीना से भी मैंने पूछ लिया कि PSL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी? मेरी फेवरेट टीम वही है जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लास्ट टाइम भी मैंने PSL की पहले एडिशन में भरपूर सपोर्ट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इतना ज्यादा सपोर्ट किया था कि वो जीत गए। तो देखते हैं अब दिफाई चैंपियंस इस बार भी जीतते हैं या नहीं। हालांकि ये हुमा वाले कैंप्स हैं, इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये अलहदा हूँ। मेरी लाहौर कलंदर मेरी टीम है एंड आई एम प्राउडली सपोर्टिंग लाहौर कलंदर। GA कलंदर। अभी आगे बढ़ेंगे, PSL की फीवर की बात करेंगे। PSL के सनसनीखेज मुकाबले फिर से शुरू होंगे। पॉइंट्स टेबल पर रेस भी बड़ी दिलचस्प चल रही है। और दूसरी जगह PSL को कुछ थोड़ा बहुत दाग लगाने की कोशिश की थी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने, लेकिन अब इस बारे में अपडेट्स हम शामिल करेंगे। खालिद लतीफ के बाद शर्जील खान भी सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग केस पेचीदा होता चला जा रहा है। इसी बारे में आपको बताते हैं। अब से मुझे जो है ना वो पाकिस्तानी फिल्मों का वो कोर्ट रूम वाला सीन याद आ रहा है। जज साहब ये जुर्म मैंने नहीं किया, आप देखते हैं कि क्या होता है, उन पर साबित होता है या नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे दिन ही लीग के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने जो है ना वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया था, जिससे हमारे दिल हलक में आ गए थे कि अब क्या होगा। 2 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था, किसी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि हम इतने प्रोन टू, अल्लाह माफ करे, धमाके हो गए हैं कि हम इस तरह की खबरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या करें कि शर्जील खान और खालिद लतीफ समेत 5 खिलाड़ियों का नाम करप्शन के साथ जोड़ा गया है। लेकिन फिर इन दोनों खिलाड़ियों को ही मैच फिक्सिंग का मुर्तकिब करार दिया गया, इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया। और अब गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी शर्जील खान ने UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीडिया से जरा जल्दी में थे, काफी हासिल में उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कह दिया कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुल्क की बदनामी हो। साथ ही मीडिया से बचते हुए शर्जील खान ने कहा कि उनको मना किया गया है कि मीडिया से इस मौके पर वो बात ना करें। काफी मोहतात भी अब्दुल्ला में नजर आ रहे थे वो, और सब बात उन्होंने कहा जल्द सामने आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुल्क का नाम खराब हो, जो चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अच्छा, इससे पहले भी अब बताना चाहिए कि क्या हुआ है। इससे पहले खालिद लतीफ को भी उस वक्त मीडिया ने घेर लिया था जब वो मुशावरत के लिए अपने वकील के पास गए थे। अब खालिद लतीफ का कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं वो भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया मैंने। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया। खालिद लतीफ हालिया स्कैंडल सामने आने के बाद शर्जील खान और खालिद लतीफ बुध 15 फरवरी के रोज लाहौर पहुंचे, जहां पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में PCB के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए। अगले रोज दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर शर्जील खान और खालिद लतीफ को न सिर्फ PSL 2 से मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि दोनों खिलाड़ियों का पाकिस्तान के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मंसूख कर दिया गया। इब्तिदा में खालिद लतीफ ने PCB को वादा मुआफ गवाह बनने की पेशकश भी की थी, लेकिन चेयरमैन PCB के बका
ऑल हुक्काम के पास दोनों के खिलाफ काफी सबूत जमा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाजे कर चुके हैं कि अब ऐसी सजा दी जाएगी कि आइंदा किसी को मैच फिक्सिंग करने की जुर्रत नहीं होगी। होपफुली ऐसा हो भी। बहुत सख्ती से पेश आना है और आएंगे, आप देखिए सबूत है, बिल्कुल है। कुछ लोग हैं, बाकी लोगों के लिए अभी सबूत पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे थे, तो कॉन्टैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हुआ ना। मनसूख हुआ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि अब जो सूरत हाल बन रही है, स्पॉट फिक्सिंग पे तो हम बात करेंगे। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है सिक्कू भाई? जरा आपने मुझे नहीं बताया ये। थोड़ी सी आवाज आपको खराब आ रही हो, मगर सारी टीमें फेवरेट हैं। ये देखें, पाकिस्तान का पीएसएल है, ये किसी का पर्सनल पीएसएल नहीं है। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, जब मैं कमेंट्स भी देता हूँ तो बिल्कुल न्यूट्रल देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना पीसीबी है, ना लड़के हैं, ना कोई टीम है। जो मैं कहता हूँ वो बात करता हूँ जो मेरे दिल में होती है। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, मगर मेरी ये जाती राय होती है और मैं इस पे बहुत मतलब सोच समझ के फैसला देता हूँ कि ये बात सही है या गलत है। इसलिए कोई टीम भी मेरी फेवरेट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है सिकंदर, क्योंकि जब से पीएसएल शुरू है हम बहाने से ऑफिस में या ऑन एयर भी, बुलेटिन में भी आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। हर बार आप बच कर निकल जाते हैं। ये भी बताएगा कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जब से सामने आया है, बड़ा धचका यकीनन इसको करार दिया जा रहा था पीएसएल के लिए। क्या आप समझते हैं स्कैंडल के अभी भी असरात मौजूद है पीएसएल 2 में? देखिए, ये तो हमेशा चलता रहेगा। ये पैसों का खेल है, ये बेईमानी का खेल है। इंसान जब से इंसान बना है, जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे, ये पैसों का खेल चलता रहेगा, बेईमानी होती रहेगी, लोगों की नीयतें खराब होती रहेगी। मगर यहाँ पर ये केस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से ये केस उभर के आया। जिस दिन से उन्होंने आमिर को वापस लेके आए, उन्होंने पूरे दरवाजे सारे नौजवानों के लिए खोल दिए हैं कि जी आप बेईमानी करें, दोबारा आपको रख लेंगे, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 3 लड़के पकड़े गए थे इंग्लैंड में, उनमें से किसी एक को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सजा नहीं दी है। उनको इंग्लैंड वालों ने सजा दी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दिन की भी सजा नहीं दी, सिवाय इसके कि उन्होंने 2 लड़कों को बाहर रखा है। यहाँ पर यह हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको पकड़ा है। पाकिस्तान बोर्ड इनको कहता है कि हम सख्त तरीन सजा देंगे, यानी कि लाइफ बैन लगाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रूफ देना है कि उन्होंने ये बेईमानी की है। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो समझने की बैटिंग हो रही है, वो बैटिंग कर रहे हैं और ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत एहतियात से खेलना है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तिहान आप करार दे रहे हैं। देखो, हम इससे पहले ये भी डिस्कशन करते रहे थे कि ये यूएई में करते रहे हैं, तो वहां से इन्हें वापस पहुंचाया गया पाकिस्तान, वहां पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, जैसा कि उनके खिलाफ इंग्लैंड में हुई थी। अब ये बता दें, ये लड़के इनकार कर रहे हैं, तो आगे क्या बनेगा फिर? वो कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। पीसीबी फिर इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे कैसे बैटिंग और वो भी साफ इनकार किया जा रहा है शर्जील की जानिब से। इंग्लैंड में ये कानून है कि आप कोई चीट करते हैं किसी स्पोर्ट्स में तो उनका कानून है। अब मुझे ये नहीं पता कि यूएई में ये कानून था, है या नहीं है, मगर जहां तक ये लड़के डिनाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे गोइंग टू फाइट। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इन्होंने बेईमानी की है और वो सबूत के हाथ से निकल गए और वो फेल हो गए, तो वो इनको ड्रॉप कर देंगे, वो इनको नहीं सेलेक्ट करेंगे। फिर ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अथॉरिटी है, और अगर वो समझते हैं कि इन्होंने की है बेईमानी और ये लोग प्रूफ हम नहीं दे सके, ये बच के निकल गए, तो उनको ना सेलेक्ट करें, बात खत्म हो गई। और बेईमान को तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक बात भी बिलीव करता हूँ कि जिसने मुल्क को बेचा, क्रिकेट को बेचा, उसको तो स्टेडियम के अंदर भी दाखिल नहीं होने देना चाहिए। मगर यही आपके शुरू से स्टांस भी रहा है, जियो पाकिस्तान और जियो टीवी का भी स्टांस रहा है कि जिसने करप्शन किया उसे टीम में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद। वैसे ये कहाँ मौजूद थे कि इनकी आवाज जो है इतनी दूर दूर से आ रही थी, लेकिन उन्होंने साथ में ही बता दिया था कि मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रेक करेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि सबसे बड़े केस की बात करते हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका ऊंट किसी करवट बैठ जाए। आज ही इनफैक्ट कहा जा रहा है कि कोई फैसला आ सकता है। अदालत के साथ ताउन पर कोई भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पैनामा केस के मुमकिना फैसले का पता दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज हुआ ये साहब के अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कह दिया कि अदालत हुदैबिया केस में अपील दायर करने का हुक्म ना दे। वजीर आजम की नाअहली के लिए अदालती डिक्लेरेशन चाहिए और फिर नाअहली के लिए दुरुस्त फोरम स्पीकर कौमी असम्बली हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हमें बताएं कि इल्जामात का क्या करें। क्या आप वजीर आजम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चाहते हैं? ये सवाल किया गया। क्या सेशन जज
ट्रायल में ये मामला हल कर लेगा। और ये भी कहा गया कि कौन इस्तगासा करेगा और कौन शहादत देगा, ये तमाम सवालात हैं जो जज साहब की तरफ से पूछे गए हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि हुदैबिया केस में इल्जामात गलत थे, तो केस से कतरा क्यों रहे हैं फिर। और नैब गुज़श्ता रोज हमारे सामने वफात पा गया। ये बड़े सख्त किस्म के और बड़े इंपॉर्टेंट कल रिमार्क सामने आए पैनामा केस में। मखदूम अली खान के मौकिल के पास चेयरमैन नैब की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कहा गया अदालत की जानिब से। चेयरमैन नैब ने कहा कि जो करना है कर लो, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इंग्लिश में नहीं तो उर्दू में बता दें कि इल्जामात का क्या करें। दीगर इदारे काम ना करें तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि नैब और FBI ने जो किया हमारे सामने है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन नैब के जवाब के बाद सिर्फ ये शेर कह सकते हैं कि वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। अदालत से बाहर तहरीक इंसाफ अटॉर्नी जनरल को निशाने पर लिया तहरीक इंसाफ ने, और गुफ्तगू में क्या कहा ये सुनते हैं। रगड़ना है रगड़ दें, तमाम वजीरों को रगड़ना है रगड़ दें, सिर्फ वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई ना करे। अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं आप वजीर आजम के खिलाफ तो सोचे भी ना कि आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। नैब अपील नहीं करेगा, रियासत अपील नहीं करेगी हुदैबिया की। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने जवाबी दलाइल में कहा है कि लंदन फ्लैट्स वजीर आजम नवाज शरीफ के हैं। जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि आपका केस तो ये था कि मरियम नवाज के हैं। जस्टिस खोसा ने पूछा कि क्या आपने अपना मौकिफ तब्दील कर लिया। इम्कान है कि पैनामा केस की समाअत का आज आखिरी रोज होगा और आज कोई फैसला सामने आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद है, इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं माहिर कानून लॉयर है मुनीब फारूक साहब। आपस की बात में भी हमारे साथ होते हैं, आपस में ही होते हैं। इनसे हम आपस की बात नहीं करेंगे आज, जिससे हम पैनामा केस की बात करेंगे और पूछेंगे आपसे मुनीब। गुड मॉर्निंग कहेंगे मुनीब आपको। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सुबह आप मौजूद थे और कानूनी आपसे इस बारे में हम राय ले सकेंगे। और आपसे पूछेंगे ये कि तमाम तहकीकाती इदारों की जानिब से अब मुनीब जवाब आ गया कि वो पैनामा केस की तहकीकात से कासिर हैं, नहीं कर सकते। अब क्या ऑप्शंस क्या हैं अदालत के पास, जरा सिंप्लीफाई करके हम बता दें। मेरे ख्याल में एक कमीशन ही जो एक वाहिद शायद प्लॉजिबल रास्ता बचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाँ, एक और ऑप्शन जो कि शायद कोर्ट एक्सरसाइज करे वो ये हो सकता है कि इन पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ किया जाए और फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज को रेफर कर दिया जाए, केस को जिस तरह कहा जाता है कि रिमांड कर दिया जाए। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो ज्यादा लाइकलीहुड है वो यही कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, अच्छा जस्टिस अजमत सईद ने अपने रिमार्क्स दिए कि नैब अदालत में वफात पा चुका है, तो क्या आप समझते हैं कि अदालती फैसले में नैब के हवाले से कोई अहकाम जारी किए जा सकते हैं? अब ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के जहन में उठ रहा है। देखिए, मैं नहीं समझता कि नैब चीफ के हवाले से कोर्ट को डायरेक्ट फैसला दे सकती हैं, क्योंकि जो नैब चेयरमैन का ओहदा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उनका रिमूवल जो है वो भी ऐसे ही हो सकता है आइन और कानून के तहत, जो कि जिस तरह से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का हो सकता है। यानी एक रेफरेंस फाइल किया जाता है अंडर आर्टिकल 209 और उस रेफरेंस की समाअत और उसकी मंजूरी के बाद ही उनका रिमूवल हो सकता है। वो अलग बात है कि अगर वो कल जो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ हुआ उसके बाद वो रिजाइन कर रहे हैं, वो अलग बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जरूर फैसले के अंदर हम समझ सकते हैं या कम से कम सोच सकते हैं कि फैसले में ये जरूर लिखा जा सकता है कि नैब ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया और जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी की। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मुनीब, हैव अ ग्रेट डे। और अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको टीजर देना है। टीजर ये कि अगर आप दुनिया से तंग आ गए तो इसका हल निकाल लिया ना सर क्या, ये हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ रहिए, छोटी सी ब्रेक ले और क्रिकेट जुनूनी के मेंबर बन जाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद जियो पाकिस्तान में। होप यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं ये वाज़ेह कर दूं
कि हुमा अपनी हाई लेवल मसरूफियात की वजह से टर्की में मौजूद हैं अनकरा में। वो जल्दी आपको ज्वाइन करेंगी, इसलिए आज उनकी खिदमत में अंजाम दे रही हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हूँ ताकि हुमा को जो इतना वक्त अब्दुल्ला तंग करते रहे उसका कुछ बदला मैं आज वो आप ले रही है, मैं देख रहा हूँ। और अगर आप तंग आ जाएं, जैसे कि अगर आपको बहुत सारे लोग तंग करने वाले मौजूद हों, तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि नासा ने एक नया सोलर सिस्टम जो है वो डिस्कवर कर लिया, वो दरियाफ्त कर लिया है। सो अगर आप जमीन पे नहीं रहना चाहते तो वहां पे देखें, कुछ वैसे बहुत सारे जज्बाती लोग जो है ना सिर्फ जमीन पर प्लॉट ना बुकिंग कराने के लिए पहुंचेगा, अभी कंफर्म नहीं है कोई बात। और न सिर्फ जमीन पर अब्दुल्ला, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में अगर कहीं पर भी आप नहीं रहना चाहते तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। खबर ये है कि अमरीकी इदारे नासा के माहिरीन ने एक ऐसे निजाम शमसी का सुराग लगाया जहाँ 7 सैयारे हमारे निजाम शमसी की तरह एक बड़े सैयारे के गिर्द घूम रहे हैं, और उनमें से कम अज कम 3 पर पानी के आसार भी पाए गए हैं। और पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब ये है कि जिंदगी। जी हाँ, वहां पे ट्रेसेस ऑफ लाइफ हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे लग रहा है कि पानी मौजूद है। ये सिस्टम जमीन से 40 नूरी साल के फासले पे है, और इन सब का हजम जमीन जितना ही है। और इनमें से तो 3 को देखा गया है कि वो बिल्कुल जमीन जैसे लगते हैं, हमारे सैयारे जैसे लगते हैं। और यूएई ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की थी ना कि 2117 में जो है वो मरीख पे प्लॉट बेचेंगे। तो ये इससे उम्मीद बांध सकते हैं वो लोग इसके बाद जो कि तंग नजर आते हैं हमें अक्सर इस दुनिया से भी, और ना सिर्फ इस दुनिया से बल्कि पूरे के पूरे निजाम शमसी से ही तंग नजर आते हैं। तो वहां पे आपके लिए ऑप्शन मौजूद हो सकती है, लेकिन अभी आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इंतजार नहीं करेंगे, और तमाम दहशतगर्द उनका कला कमा होगा, उनको यहां से हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हो चुका है। हम सबसे पहले इस बारे में कंग्रेचुलेट करेंगे पूरी कौम को, और खुसूसन अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। पंजाब में रेंजर्स की तैनाती भी होगी। दोनों फैसले ही बहुत जबरदस्त हैं। बिल्कुल, दोनों फैसलों को बहुत जबरदस्त करार दिया जा रहा है। अब शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई भी हो तो नताइज निकलेंगे। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत लाहौर में आला सतह के इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स के अलावा DG पंजाब रेंजर्स, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। फैसला किया गया कि दहशतगर्द कहीं भी हों उन्हें निकाला और मारा जाएगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज, फजाइया, बहरिया, रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना पहली तरजीह होगी। ऑपरेशन का मकसद बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा, अब तक की कामयाबियों को मुस्तहकम करना और सरहदी सलामती को यकीनी बनाना है। मुल्क को असलहे से पाक करना और बारूदी मवाद पर कंट्रोल इस ऑपरेशन के अहम जुज़ हैं। पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन भी इसका हिस्सा होंगे। वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3500 अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल 5 विंग्स की तैनाती 60 दिन के लिए की गई है। बिल्कुल 60 दिन के लिए की गई है, और रेंजर्स हुकूमत पंजाब के बताए गए मकामात पर ऑपरेशन करेगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 5 के तहत रेंजर्स को यह इख्तियार दिया गया। इससे कबल आपको बता दें कि पंजाब हुकूमत सूबे में रेंजर्स को इख्तियारात देने की मुखालफत करती रही है, लेकिन अब ये करना होगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खालिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, और इसके 3 हिस्से हैं: ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और इंटेलिजेंस विंग। उनकी बड़ी कमाल की इनकी ट्रेनिंग हुई है। सैकड़ों जो इन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा, उनका मुकाबला किया, IBOs किए। रेंजर्स का कोई ऑपरेशन जो है वो तो ना ज़ेरे गौर है, ना कोई उसकी जो है वो ज़रूरत है। इस फैसले को, इस ऑपरेशन को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त करार दिया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे। आज सुबह आप हमारे साथ मौजूद हैं सुबह के वक्त में। जानना ये आपसे चाहेंगे कि पंजाब में अब ये सवाल सबके जहन में है कि किस नौयत के ऑपरेशन किए जाएंगे और टारगेट क्या होगा खासतौर पर पंजाब में, खासतौर पर लाहौर के लिए भी। देखिए जी, जो इस वक्त रेंजर्स पंजाब की लाई गई है उसका मेन मकसद ये है दहशतगर्दों को कुचलना। दहशतगर्दी के वाक़यात जो आपने देखा कि हालिया उसमें ये एक लहर आई, चारों सूबे में, फाटा में ये दहशतगर्दी की लहर आई, तो उसमें उन्होंने फील किया कि अब रेंजर्स की खदमात ली जाएँ,
क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस एक हद तक ट्रेंड होती है, वो डाकुओं को, चोरों को, कत्लो गारत यहाँ तक ट्रेंड होती है। कई ऐसी चीज़ें स्पेशलाइज पूरी दुनिया में, जहाँ भी कोई बड़े ऑपरेशन हो तो स्पेशलाइज फोर्सेस होती हैं, ट्रेंड फोर्सेस होती हैं, मिलिट्री से मदद ली जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स से मदद ली जाती है। तो अब ये जो रेंजर्स है अल्टीमेटली इसकी सरबराही फौज के पास ही है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी मदद लेने का फैसला किया गया। और ये फैसला ये किया गया है कि जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 उसकी शिक 5 के तहत ये काम करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जहां इनको डिप्यूट करेगी उस जगह ये दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो दहशतगर्दी तो एक इस ज़माने में हम समझते हैं जो बम ब्लास्ट हो रही है दहशतगर्दी है, लेकिन जो पंजाब के बॉर्डर एरिया हैं, जिस तरह छोटू गैंग था, जो वसी पैमाने पर जो क्राइम करते हैं, ये भी एक दहशतगर्दी है। जो दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत कई ऐसी चीजें सरेआम फायरिंग की जाए सड़क के ऊपर, ये भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आती है। तो जहां पंजाब गवर्नमेंट चाहेगी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वहां इस पे वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वहां डिप्लाई किया जाएगा, जिस तरह आज अभी पिंडी में हो रहा है और रेंजर्स भी साथ है। ये नहीं होगा कि वो सड़कों पे खड़ी होगी, तलाशी ले रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जहां उसको मुनासिब होगा, जहां वो चाहेगी वहां कार्रवाई होगी। रईस अंसारी साहब आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट का ये भी नैरेटिव रहा है कि जी रेंजर्स पहले भी कार्रवाइयां करती थी, फर्क ये था कि वो सीटीटी के साथ मिलकर कार्रवाइयां करते थे और सीटीटी की हमने देखा कि कार्रवाइयां होती भी रही हैं, लेकिन फर्क क्या था? क्या सिलेक्टिव कार्रवाइयां होती थी, कोई बिला तफरीक ये ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था? कुछ कमी थी तो अब ये फैसला हुआ है ना? नहीं, पंजाब में देखिए सीटीडी ने बहुत कार्रवाई की, सीटीडी की अपनी इंटेलिजेंस विंग भी है। उसके अलावा सीटीडी को हमारी जो खुफिया एजेंसियां आईबी और दूसरी एजेंसियां उनकी खदमात भी हासिल हैं, वो उनको टिप भी देते रहते हैं। और टिप देने के साथ साथ उसमें देखेंगे सीटीडी ने लातादाद दहशतगर्द उन्होंने मुकाबले में मारे भी हैं और गिरफ्तार भी किए हैं। और दूसरे सूबों के मुकाबले में देखें तो यहाँ सीटीडी ने खासा काम किया। लेकिन अब कुछ कार्रवाइयाँ जहाँ बहुत ऐसे इलाके हैं जिनमें जाने के लिए बहुत हाईली ट्रेंड लोग चाहिए, उसमें रेंजर्स के पास बहुत हाईली ट्रेंड लोग हैं। फौज ने अपना जो नया सबने खुशाइन का नया अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, उनके पास हाईली ट्रेंड लोग हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरत पड़ी उनको लेने की। अब आप देखें जो हालिया दहशतगर्दी हुई उसमें सहूलतकार जो है वो भी कोई पाकिस्तान से यहाँ नहीं मिले, पंजाब में अफगानिस्तान से दहशतगर्द आया, फाटा से उसका सहूलतकार मिले तो कुछ। लेकिन ये शवायद थे कि जनूबी पंजाब की जानिब से ये लोग वहाँ होके आते हैं, कहाँ ठहर के आते हैं, उस बेल्ट को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वहाँ कुछ इत्तलात हैं जहाँ एंटर होने के लिए स्पेशलाइज फोर्स की ज़रूरत थी। तो और जहाँ जिस तरह आज पिंडी में है, जहाँ समझते हैं, तो मेरा नज़दीक जो ये बेल्ट है जिसको जनूबी पंजाब की, जिसमें बावलपुर भी है, नईमियां खान की बेल्ट भी है और जंग भी है, तो यहाँ जाने के लिए स्पेशलाइज फोर्स चाहिए थी। उस पुलिस अब उसकी मदद लेगी और पुलिस इनके साथ मूव करेगी। ये वो मकाम है जो जहाँ अकेले पहले पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कार्रवाइयां की जा सके। रईस अंसारी साहब आपका बहुत बहुत मुल्क गिर वैसे तो कार्रवाई का आगाज होगा, लेकिन पंजाब के लिए इसको बहुत ज्यादा अहम समझा जा रहा है। बिल्कुल जी, और वंस अगेन पूरी कौम को मुबारकबाद देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसन के अब फसाद का कोई नामो निशान इंशाल्लाह नहीं रहेगा, सब रद्द हो जाएगा इस रद्दुल फसाद से भी। अब गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। रोजाना रोज बढ़ते जाना। एक बार फिर से हाजिर हैं कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर के साथ। कराची में 600 नई बसेस फौरी तौर पर चलाई जाएंगी। दुआ कर लूं मैं साथ में, आप खबर पढ़ती रहे, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे ऐसा हो भी जाए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का बता देते हैं, उन्होंने दिल खुश करने वाले और भी कई ऐलानात वो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सिंध हुकूमत ने 8 साल में बड़े वादे किए हैं, लेकिन अमल होता ऑब्वियसली हमने कहीं नहीं देखा है। और कराची वो शहर है कि अगर साल के 365 दिन 3 दफा दिन में इसके मसाइल पर बात की जाए तो भी टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अभी हम। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शहर के लिए सिटी बस मंसूबे के तहत 617 बसें खरीदी जाएंगी, जो कि होपफुली खरीद भी ली जाएं, और इसके लिए 15% सिंध हुकूमत और 15% बस मालिकान देंगे, जबकि 70% निजी बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। अब इन बसों में तलबा बुजुर्गों को रियायत भी दी जाएगी और रिकॉर्ड सिस्टम रखा जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने यह एतराफ भी कर लिया कि कराची में चलने वाली बेशतर गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं। शुक्र है
कि ये आपको इदराक हुआ है? सूबाई वजीर की बातें वैसे दिल खुश करने वाली, खुश हो गया, दिल खुश करने वाली बातें हैं, लेकिन इस पे आगे हो क्या सकता है, इस पे हमें मजीद हमारा दिल खुश करेंगे या नहीं, ये हम बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, एक बार फिर से इस किस्म का वादा किया गया है, इस किस्म की बात की गई है, लेकिन क्या हम खुलकर खुश हो सकते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ होने जा रहा है या इस बार फिर हुकूमत सिंध की जानिब से वही तरीका जी, इनका ये सेकंड टेन्योर है इन अ रो, और जब से ये हुकूमत में है तब से ये बातें मैं तो सुन रहा हूँ, चूंकि मैं लोकल गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट के महकमों को देखता हूँ। अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो 2015 में एक MOU साइन होता है एक निजी कंपनी के साथ कि जी 500 बसेस चलेंगी। फिर नासिर हुसैन शाह से ही 2016 में एक चाइनीज कंपनी का वफ्द मुलाकात करता है, वो कहता है कि जी 14,000 बसेस हम आपको देंगे, 4,000 कराची के लिए, 10,000 इंटीरियर सिंध के लिए। फिर अब इन्होंने ये दावा किया है कि ये 600 से ज्यादा बसेस चलाएंगे। दावा जरूर किया जा रहा है, ये अब से नहीं सालों से किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, हम सड़कों पर वो बसेस चलते हुए देख नहीं लेते, तब तक जो है इस पर यकीन करना यूं मुश्किल है कि दावे और वादे पहले भी किए गए, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो नहीं की, एक नहीं कई बार किए गए। ये बता दें कि अब किसकी बातों पे एतबार करें, कोई उम्मीद रखें कुछ होगा, किसी मामले में बेहतरी नजर आएगी, ये बता दें। अच्छा, वो चाइनीज कंपनी के साथ क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कूड़ा उठाने का? हाँ, कूड़ा उठाने का इनका कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुआ था, और वो फेब के स्टार्ट में इन्होंने वो चीजें शुरू करनी थी, लेकिन उसमें कुछ डिले हुई क्योंकि जो मशीनें चाइना ने यहाँ पर भेजी थी वो पोर्ट से क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात में वो मशीन्स क्लियर हुई हैं, और 165 जो है वो बड़ी मशीनें हैं, उसमें से 22 क्लियर हो गई हैं, एक हफ्ते के अंदर मजीद हो जाएंगी। बड़े बनता है अब्दुल्ला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना, क्योंकि कराची का कचरा एक ऐसी चीज है, हो जाए सब कुछ। एक हफ्ते का दावा है, लेकिन लग नहीं रहा एक हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन जो जिन चीजों का इंतजार था वो एटलीस्ट आ गई है, तो कुछ अच्छा जरूर होने जा रहा है। लेकिन ये अच्छा तब होगा जब हम देखेंगे जो इनका वादा है कि डोर टू डोर जाएंगे। अब्दुल्ला, आपके और मेरे घर से जब कचरा उठेगा और जब वो जाकर लैंडफिल साइट तक पहुंचेगा, तो फिर हम कहेंगे कि इन्होंने कोई कचरा उठेगा। तो मैंने तो रिकॉर्ड करना है, आपने भी करना है, आपने रिकॉर्ड कीजिएगा। और एक और बात ये भी है कि कराची का जो कचरा है वो सबसे ज्यादा बॉदर करता है कराची के शहरियों को। थैंक यू सो मच सुलेमान, हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन, गुड मॉर्निंग आप सबको भी। और हमने कराची वालों को तो अच्छी खबर दे दी, अब आप सबका मूड जरा बेहतर करते हैं, और मूड हम इस तरह बेहतर करेंगे कि लाल शहबाज कलंदर के मुरीद और मद्दाह पाकिस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया में जगह जगह पाए जाते हैं। किसी को जुबान समझ आ रही हो, नहीं आ रही हो, कोई मजहब से ताल्लुक रखता हो, ना रखता हो, ये जो धमाल है ना, इस पे सब महवे रक्स होते हैं, इस पे सब वज्द में होते हैं और सब धमाल डालते हैं। समी यूसुफ का कुछ है हमारे पास। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, जुलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। राइम हो गया, शेर शायरी करता हूं मैं सुबह। असल में आप तो यहाँ पर काफी हर रोज बैठे हुए होते हैं, आप बार बार मेरा इंट्रोडक्शन करवाएं, लेकिन अभी और मेरे साथ हैं आज अप्सा कोमल। लेकिन इस घंटे में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हुमा अमीर शाह से भी कि वो वहाँ क्या कर रही हैं, जिनका आप सबको इंतजार है। लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज और आप ट्रेडमिल पे चढ़े और वो गाना लगा आप गलत बता रहे हैं, वो वाला रोड नहीं है जो आप गा रहे हैं, केटी पेरी का दूसरा वाला रोड है, वो मैं आपको सुनाऊंगी शो के बाद। लेकिन अभी हम अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ, यहाँ से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। हुआ ये है कि कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स की कमी हो गई है और 100 इंडेक्स 48,600 की सतह के नीचे आ गया है। और वजह क्या है, अशरफ खान हमारे साथ। अशरफ, क्या वजह है मंदी की? अशरफ बताइएगा क्या रीजंस हैं, क्यों ये डिक्लाइन आया मार्केट में? एक बार फिर से हम अशरफ से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये खबर सामने आ रही है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज अचानक रुझान जो है वो मंदी का रुझान देखा गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ खान एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, वजह क्या बनी है मंदी की, क्या मालूम हो सका है?
चले, वो हमें आज सुबह सुबह अशरफ खान मुझे लगता है बिल्कुल भी इस बारे में बात करने के मूड में नहीं है, हमारा राब्ता उनसे बहाल नहीं हो पाया। हाँ, कुछ हमारे जो है ना अशरफ के सितारे आज नहीं मिले, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको लिए चलेंगे टर्की में क्या कर रहे हैं वजीर आजम, ये आपको बताना बड़ा जरूरी है। और वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरा तुर्की की अपडेट दे दें आपको कि कल वजीर आजम को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से इशारा दिया गया, डिनर था, बड़ा पुरतकल्लुफ था। और वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में हालिया जो दहशतगर्दी के रीसेंट जो इंसिडेंट्स हैं इनका ताल्लुक सरहद पार से, ये कैटेगोरिकली कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अफगानिस्तान पर जो अपना असर और रसूख है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की है, बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त की है और ये कहा है कि अफगान सदर को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तुर्क सदर को आइंदा हफ्ते होने वाली ECO कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत दी है जो उन्होंने कबूल कर लिया। और वजीर आजम नवाज शरीफ आज से शुरू होने वाले 5वें पाक तुर्क ताउन काउंसिल के इजलास में शिरकत कर रहे हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ और तुर्क वजीर आजम इजलास की मुश्तरका सदारत भी करने वाले हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि इस आला सतह के दौरे पर हमारी आला सतह की जियो पाकिस्तान की एंकर हुमा खुद भी मौजूद है और इस वक्त उनको हमने उनसे राब्ता किया है स्काइप पर ताकि अपने इस फेवरेट शो में आप अपनी फेवरेट होस्ट को देख सकें। एक बार फिर से हुमा, कैसी हैं आप और हाउ इज इट गोइंग इन अंकारा? Assalamualaikum. I am missing you guys so much. I'm missing Karachi as well. Ankara बहुत अच्छा है. It's very nice. A lot like Islamabad जैसे मैंने बताया था. आज बड़ा मसरूफ दिन है, हम बहुत लेट रात को फारग हुए और बहुत सुबह से उठे हुए हैं और इस वक्त हमने वजीर आजम के साथ एक रीथ लेइंग सेरेमनी पे जाना है हम सारे सहाफियों ने। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 11 बजे अंकारा टाइम जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी मीटिंग है और वो को चेयर करेंगे इस्तांबुल के प्राइम मिनिस्टर और हमारे वजीर आजम दोनों। और उसके 1 घंटे बाद साइनिंग सेरेमनी होगी जिसमें हम सारे मौजूद होंगे, फिर एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद लंच होगा। So you can tell the day is going to be a packed day. अच्छा हुमा, ये बता दें कि आर यू फुली इक्विप्ड? सुना ठंड बहुत ज्यादा है और आप कहीं आउटिंग का टाइम मिला आपको? कल कहीं बहुत कम आउटिंग का टाइम मिला है। कल रात को थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे लेकिन समझे कि सिर्फ काम और कुछ नहीं। आपने सॉल्ट बे वाले रेस्टोरेंट, वो जो सॉल्ट बे था वो टर्किश शेफ के रेस्टोरेंट पे गई हैं आप अभी तक? बिल्कुल, और मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, मैं आपको जरूर भेजूंगी। जबरदस्त खाना, और वो सॉल्ट बे का नाम इधर नुसरत बे है क्योंकि वो रेस्टोरेंट का नाम नुसरत है तो उनको नुसरत, और वो बिल्कुल उसी स्टाइल। और खाना कैसा था हुमा, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम जाएं अंकल हम मिस ना कर दें। बस मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों को तस्वीरें भेजती हूँ। आई विश आई कुड हैव ब्रॉट सम फूड फॉर यू गाइस, लेकिन जबरदस्त, मतलब कि जितना मैंने सुना हुआ था समझे कि उससे ज्यादा अच्छा, ऑसम, बहुत अच्छा। चलिए, आप बहुत बहुत एंजॉय कर रही हैं वहां पर। हुमा हमें ये भी बताएगा कि वजीर आजम की आज क्या मसरूफियात रहेंगी, ये तो आपने हमें बताया। आपने सफर किया है साथ, तो कोई बातचीत कर पाई, आप कोई सवाल कर पाई वजीर आजम नवाज शरीफ से? बिल्कुल नहीं, अभी तक मेरी मुलाकात उनसे एज सच बातों वाली नहीं हुई, लेकिन हमने सलाम दुआ की, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उनसे। वी आर होपिंग कि उनसे जरा बात हो सके। लेकिन बहुत ही अच्छा सफर था। जितना हमने सुना हुआ है कि वजीर आजम के साथ ट्रैवल करें तो एक कंफर्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खाने पीने की बड़ी चीजें, मतलब आप सोचें कि ये भी एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि इस तरह अगर आप एक VIP फ्लाइट में जा रहे हो और साथ आपके प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या होता है। इट वाज क्वाइट नाइस। और खाने पीने की चीजें आपको पता है आपने हर जगह मेंशन करनी होती है क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है, तो आप टर्किश खाना एंजॉय करें। और हम आपको यहाँ मिस कर रहे हैं। आपसे बहुत जल्द मंडे को हमारी मुलाकात होगी, इसी शो में सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप टर्की में जो कर रही हैं वो भी हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हुमा। हमें पता है कि हमने सुबह से आपको उठाया। आजकल सोशल मीडिया पे एक अंकारा में एक बहुत अच्छे कैफे पे कॉफी बनती हुई दिखा रहे हैं जो कि गर्म रेत के ऊपर बनती है। अगर आपको वो मिले तो हुमा वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताएगा कैसी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, नाकाम बिग 3 की बात करेंगे। बिग 3 ग्रुप के सरगना भारत को IPL नीलामी में इमरान ताहिर जैसे हीरे का खरीदार ना मिला। हुआ ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन
के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया, ऑक्शन मुकम्मल हो गई है और इस इवेंट में इंतहा पसंद भारत ने अपना घिनौना चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया है। पाकिस्तान दुश्मनी में पहले तो यहाँ के खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई थी, हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता, और उसके बाद कोच वसीम अकरम को उनके दो से हटा दिया गया। फिर भी दिल नहीं भरा है, दिल नहीं भरता सब उनका, और पाकिस्तानी निशात खिलाड़ियों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। IPL के लिए 4 करोड़ 30 लाख में 2 अफगान खिलाड़ियों और 12 करोड़ में इंग्लैंड के गैर मारूफ बॉलर टाइम मिल्स की खिदमत हासिल कर ली गई। लेकिन हैरान कुन तौर पर आपको हंसी आएगी कि T20 और एक रोजा क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर हैं इमरान ताहिर, इन पर किसी की नजर नंबर 1 कहा जाता है इमरान ताहिर को। इमरान ताहिर जैसे कामयाब तरीन बॉलर की बुनियादी कीमत महज 50 लाख हिंदुस्तानी रुपए थी। नीलामी में एक अफगान खिलाड़ी मोहम्मद नबी को गुजरात ने 30 लाख में खरीदा। आपको अगर पता हो कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अभी बिल्कुल नई है, जबकि दूसरे खिलाड़ी राशिद खान अल मारूफ अफगानी आफरीदी की खिदमत हैरान कुन तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद ने, आप हैरान होंगे ये सुनकर, 4 करोड़ में हासिल की है। हाँ, और यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त T20 की रैंकिंग में टॉप बॉलर का एजाज लाहौर में पैदा होने वाले जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी इमरान ताहिर के पास है और उन्हें मौजूदा दौर में वनडे फॉर्मेट का भी सबसे मुहलिक बॉलर करार दिया जा रहा है। भारतीय कंडीशंस वैसे भी लेग स्पिनर के लिए इंतहाई बड़ी कंफर्टेबल होती, मौजूद होती है, इसके बावजूद किसी भी टीम ने उनकी बोली नहीं लगाई और तंग नजरी का एक और सबूत दे दिया है। याद रहे कि इमरान ताहिर माजी में अंडर 19 और ए टीम की सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहरहाल भारत का ये रवैया है और वो हमेशा ही तासिबाना इक़दाम करता है, इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और मैंने जो है ना इतनी देर में गूगल पे सर्च कर लिया कैटी पेरी का गाना यू कैन मेक द रोड। अच्छा, फिर शायद मैं थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर इन्होंने तर्ज ठीक नहीं बताई थी, लेकिन ये मैं प्रूव करूंगी। सुर आउट है मेरे, लेकिन अब गानों की बात हो रही है तो हम कुछ शामिल करते हैं। बिल्कुल, और भारत की भी बात हो रही थी। मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि भारत तासुब करता है तो बेशक करता रहे, हम बिल्कुल तासुब नहीं करेंगे जियो पाकिस्तान में। और आपको हम बात करेंगे खूबसूरत, हम सबकी फेवरेट, इंतहाई हसीन मधुबाला की। आज बड़े सगीर की खूबसूरत मोहिनी सी अदाकारा मधुबाला, जो कि हम सबकी फेवरेट है, उनकी 48वीं बरसी, उसकी बात करेंगे। हाँ, और मधुबाला के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। इनका नाम था मुमताज जहां बेगम। 9 साल की उम्र में ये बतौर चाइल्ड स्टार इंट्रोड्यूस हुई थी फिल्म बसंत में और कमाल की अदाकारी करती थी उस वक्त भी। पहली फिल्म में जिसमें वो बतौर हीरोइन आई वो नील कोमल थी और जब इस फिल्म के हीरो थे राज कपूर साहब। जस्ट इमेजिन। शौक से लीजिए इश्क की इम्तिहान, देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो, छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। वेरी मेलो मॉर्निंग। मधुबाला की मशहूर फिल्मों में महल, दिलारी, दौलत, संगदिल, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी है अब्दुल्ला जो कि हर इंसान ने देखी है, मैंने भी देखी है और एक नहीं बार बार देखी है। वो फिल्म है मुगले आजम। उनकी लाजवाल फिल्म थी मुगले आजम। उसमें वो इतनी हसीन लगी थी कि मुझे लगता है, मैं दिल से ये बात मानती हूँ कि अभी तक बॉलीवुड की कोई ऐसी अदाकारा नहीं है जो इतनी ज्यादा हसीन लग सके, खूबसूरत कोई नहीं लग सकता। जो मुगले आजम में 11 साल में फिल्म बनी, आपको पता है। और मधुबाला और दिलीप कुमार वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स ड्यूरिंग द शूट ऑफ मुगले आजम, क्योंकि शी वाज अपैरेंटली डीपली मैडली इन लव विद दिलीप कुमार साहब और उनकी शादी नहीं हो पा रही हुई थी उनसे, सायरा बानो से उनकी शादी हुई थी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। और इसको एज अ टेस्ट स्टडी लिया जाता है, केस स्टडी लिया जाता है कि स्क्रीन पर एक लम्हा भी एहसास नहीं हुआ दोनों के दरमियान जो भी सूरत हाल थी या जो भी रंजिश थी उसका। कोई गम ये समाए जहाँ फिर कहाँ, ये समाए जहाँ फिर कहाँ, तेरे सदके बलम न करे कोई गम ये समाए जहाँ फिर कहाँ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना।
हाँ, जो प्यार किया तो डरना का क्या। और इनके और भी कुछ मेलो गाने प्रोग्राम में आगे चलकर कोशिश करेंगे कि आपको सुनवा दें, लेकिन इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग समाज चल रही है पनामा केस की, और मुमकिन तौर पर आज कोई नतीजा भी सामने आ सकता है। तो इससे मुताल्लिक आपको बता दें कि जज साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि अदालत ट्रायल कोर्ट नहीं है जो काम करे। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है, जिस पर नईम बुखारी साहब जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी केस में अदालत ऐसा कर चुकी है। और इस केस में गिलानी साहब के केस की बात करते हुए भी कहा गया कि उस केस में अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला दिया था। ये जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए। अवैस यूसुफ से हमारे साथ है, उनसे डिटेल लेते हैं। अवैस, क्या अभी तक रिमार्क सामने आ सके हैं अदालत की जानिब से, और वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं? आज के केस की समाअत को बहुत अहम समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की जो समाअत हो रही है, इसमें अब ये आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब पीटीआई के वकील, इमरान खान के वकील जवाबी दलाइल दे रहे हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से रिमार्क सामने आए कि मुतनाज़ा दस्तावेजात को छानबीन के बगैर कैसे दुरुस्त तस्लीम कर लें। नईम बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की दस्तखत वाली दस्तावेज मैंने तैयार नहीं की, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप मरियम के दस्तखत वाली दस्तावेज को दुरुस्त कहते हैं, जबकि शरीफ फैमिली इस दस्तावेज को जाली करार दे रही है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अदालत में दस्तखत पर एतराज हो तो माहिरीन की राय ली जाती है, माहिरीन अदालत में बयान दे तो उनकी राय दुरुस्त मान ली जाती है। आप हमें खुसूसी या एहतसाब अदालत समझकर फैसला लेने चाहते हैं, मुतनाज़ा दस्तावेज को छानबीन के बगैर कैसे तस्लीम करने, अदालत ट्रायल कोर्ट नहीं जो ये काम करे। जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी केस में अदालत ऐसा कर चुकी है। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने उन्हें बताया कि गिलानी केस में तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला दिया गया था। नईम बुखारी का कहना था कि ये भी वजीर आजम के उन असासों का मुकदमा है जो जाहिर नहीं किए गए। जिस पर जस्टिस एजाज अफजल इस वक्त रिमार्क्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि क्या ऐसे दस्तावेजात को सबूत माना जा सकता है? क्या हम कानून से बालातर होकर काम करें? अदालत ने हमेशा गैर मुतनाज़ा हकाइक पर फैसले किए हैं। क्या मुफादे आमा के मुकदमे में कानूनी तकाजों को तब्दील कर दें? जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि बुनियादी हकूक का मुकदमा सुन रहे हैं, मुकदमा ट्रायल की नौयत का नहीं है। और अभी नईम बुखारी के जवाबी दलाइल जारी हैं। जी, अभी नईम बुखारी के जवाबी दलाइल जारी हैं, इस बारे में आपसे जानते रहेंगे। अभी आपका शुक्रिया अवैस। और आपको डेंटिस्ट पे जाने से खौफ आता है? बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। अगर आपको भी आता है तो आप जरा ये वीडियो देखें, आपको दिखाने ऐसे भी डेंटिस्ट होते हैं। ऐसे होंगे ना तो वैसे किसी को डर नहीं लगेगा। ये गाते भी हैं, ये बड़ा एंटरटेन करते हैं आपको। जरा देखें, अमेरिकन है वैसे बेसिकली। It's in your favorite place and I know you don't want to go. Me and my nurse sitting here, we're wondering why you hate us so. We talk for hours and hours about preventing gum disease and tooth decay, but you don't listen to me. You keep on eating sweets and smoking 20 a day. That's why I'm singing out, girl, you know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. I'm Mr. SD, please hear me now, boy. You know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. Just go and give them a good clean. Cause my job is to save your tooth, so brush and floss like you need to do. You get toothache, I'm here for. समझ आया आपको? समझ आया कि वो पैगाम क्या दे रहे थे? अगर आप इन डेंटिस्ट से इलाज करवाना चाहें तो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो है उसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन अपने डेंटिस्ट से आप जो है वो गुजारिश कर सकते हैं कि आपका फेवरेट धुन आपको सुना दे जब वो आपके दांत इस तरह को फिर रैप बनाए। यहाँ पे भी कोई उर्दू जुबान में जाते जाते अभी ब्रेक लेनी है हमें, और ये जरा जब प्यार किया तो डरना को उसी मोड में आ जाते हैं। जरा मुगल आजम वाले Oppo camera phone. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। आज मेरा साथ दे रही हैं अब्सा कोमल। और सुबह हमारा दिल करता है हम अच्छी बातें करें, अच्छी खबरें दें, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो हमारा यकीन करें कि दिल किरची किरची हो जाता है। और कल जैसा कि हमने कहा था कि आपको सिर्फ इंसान होना चाहिए किसी दूसरे इंसान का एहसास करने के लिए। अगर आप डॉक्टर हों और उसके बावजूद आप ये सब कुछ करें तो आई डोंट नो ये वो दिल कहां से लाते हैं कि मरीज आपका तड़प रहा हो और आप उसकी मदद ना करें। जी हाँ, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब नया बहाना तराश लिया,
लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल एक बार फिर से जारी है। सर्विसेज अस्पताल के इंडोर ओपीडीज और इमरजेंसी भी मुकम्मल तौर पर काम बंद है। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में काम बंद होना यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है अब्दुल्ला मरीजों के लिए, और बहुत ज्यादा इसके बाद जो है वो हमें अफसोसनाक खबरें भी देखने को मिलती हैं। और जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल का आउटडोर भी बंद होने से अब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मंगल की रोज जब लाहौर सर्विस अस्पताल में हुआ ये था, आपको समझाना चाहते हैं बैकग्राउंड हुआ क्या था। एंटी करप्शन एहलकारों ने सिर्फ 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो पूरी की पूरी पलटून जो है ये डॉक्टरों की, इन्होंने काम छोड़ दिया, एहतजाज का फैसला किया। एंटी करप्शन के छापे के खिलाफ एहतजाज इस बेरहमाना अंदाज में रिकॉर्ड कराया कि आपके सामने सूरत हाल जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। एंटी करप्शन के कुछ एहलकारों ने करप्शन के इल्जामात में मतलूब डॉक्टर आतिफ और नौमान को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन डॉक्टर आतिफ को साथ नहीं ले जा सके और डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि एंटी करप्शन एहलकारों ने डॉक्टर आतिफ पर तशद्दुद किया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की है। YGA पंजाब के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अल्तमश ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जनरल इजलास बुलाया, लेकिन इंतजामिया और डॉक्टर्स के माबैन मुज़ाकिरात नाकाम हो गए, जिसके नतीजे में अब एक बार फिर ओपीडीज में काम बंद है। वैसे ही शहरियों को और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस दौरान लाहौर सर्विसेज अस्पताल में एक मरीज इंतकाल भी कर गया और मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़तालें मामूल बन चुकी हैं। मसला कोई भी हो, सजा मरीजों को ही क्यों दी जाती है? अब इन्होंने अपनी हड़ताल है, पढ़ाइयाँ करके इसका मतलब ये हमारे में जमा रहे हैं अवाम पे। ये जो बोली बाली अवाम है, हुकूमत को भी ये चाहिए कि कोशिश करें कि डॉक्टरों को मसाइल जो हैं वो भी हल करें। अगर ये भी हमारी तरह इंसान ही है, गवर्नमेंट को चाहिए ना इनके मसाइल हल करे। अब आम आदमी तो इसी तरह परेशान हो रहा है। डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहे, वो बंद है, इमरजेंसी सारी तो बंद है, क्या कर सकते हैं हम। ये लोग जो बहुत लीले ख्वार कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं जितना साफ नहीं है। ये देखो मरीज हमारा पीछे बैठा हुआ, हम किस साइड पे लेकर जाए। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आगे टाइम वेस्ट हुआ है तो वापस जा रहे हैं परेशानी की वजह से। नहीं हुआ इलाज, वैसे वापस किया उन्होंने। हमें जलील होना पड़ रहा है। इनसे रिक्वेस्ट करें प्लीज, जो लोग भी मन के मसले हैं, ये कम से कम गरीब रुल रहा है यहाँ पे, इनका कुछ नहीं जा रहा। जब से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कयाम हुआ है तब से इन हड़तालों का सिलसिला आपको बताते चले कि जारी है। हर बार हम देखते हैं जब से कयाम हुआ है उसके बाद से ये हड़तालों का कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकी जानिब से हड़ताल की जाती है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, से हम बात करेंगे, वीडियो लिंक पर मौजूद है हमारे साथ। मलिक अहमद साहब, आपने इससे पहले भी बात की थी जियो पाकिस्तान में और आपने कहा था कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा, आइंदा इनको इस तरह से हड़ताल नहीं करने दी जाएगी। बहुत ज्यादा यकीन दहानी आपने करवाई थी, तो क्या हुआ उस दावे का? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े सेंसिटिव इशू पर मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, जो कल की हड़ताल है, इस पे सिर्फ कल के दिन में इन 7 हॉस्पिटल्स जो लाहौर के मेन हॉस्पिटल्स थे, 1900 ऑपरेशंस की लिस्ट कैंसिल हुई है। एंड दिस इज अलार्मिंग। सारी ओपीडीज बंद रही हैं, सारी इमरजेंसीज बंद रही हैं, जिसके नतीजे में बेतहाशा पेशेंट्स जिनकी तादाद 22-23 हज़ार के करीब रिकॉर्ड की गई है, जो बेसिकली इन ओपीडीज के और इमरजेंसीज के बेनिफिशरी होते थे, वहाँ से अपनी ट्रीटमेंट लेते थे, उन सबको कल वहाँ पर जाके वापस लौटना पड़ा। और मैं आपसे ये कहूं कि जब ये YDA बनी थी तो YDA का उस वक्त तो शायद ये समझ आती थी कि ये एक एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के राइट्स के लिए कोई एक तंजीम बनी है और ये इन द परसूट ऑफ देयर लीगल एंड लॉजिकल राइट्स बनी है। अब इनके जितने मुतालिबात थे आज तक, भले से वो सर्विस स्ट्रक्चर के मुतल्लिक थे, वो पे इंक्रीज के मुतल्लिक थे, और वो इनकी सीनियरिटी में जिन लोगों को जो कंफर्म पोस्टिंग्स पर रहे थे उन पे कॉन्ट्रैक्ट वालों को फौकियत भी दी गई, एट सर्टेन स्टेजेस बहुत लिवरेज भी दी गई और हर बात को माना गया, हर तरह से निगोशिएट किया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि डॉक्टर्स हैं, दे आर क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी और ये वो लोग हैं जो लोगों की मसीहाई करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि आप देखें, ये जो लेटेस्ट इवेंट है कि एक डॉक्टर साहब के खिलाफ एंटी करप्शन की केस रजिस्टर हुई, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, और जब वो केस रजिस्टर हो गई तो उस केस के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने तो अपना काम करना था, सो दे वेंट टू अरेस्ट हिम। और वहां पर जब गए तो कुछ यंग डॉक्टर्स ने वो अमले को एंटी करप्शन के को पकड़ा, उनको जोदकोब किया
और करने के बाद उनको वहां पर इलीगल कन्फाइनमेंट में भी रखा और वहां पर उसके बाद सड़क पर बाहर आके बैठ गए और जुलूस निकाल दिया। अच्छा, अब मुझे वाईडीए की शक्ल जो है वो इस तरह से बताया, आपने भी सारा बैकग्राउंड बता दिया। अब मुझे अपेरेंटली ये लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, कि हम बंद गली में आ गए हैं, पंजाब हुकूमत बंद गली में आ गई है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव भर्तियां की गई थी, आई रिमेंबर कि पिछली कुछ हड़तालों में वो सब भी इन एसोसिएशंस में शामिल हो जाते हैं। अब क्या करें फिर, कोई ऑप्शन है, क्या करेंगे क्या अब आप लोग? नहीं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है। देखिए जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है वो ये है कि जब चंद डॉक्टर्स भी उठ के हलूगनिज्म करते हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स इनके साथ नहीं है, द ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल। अब होता क्या है कि ये कुछ डॉक्टर्स जो वाईडीए के लीडर्स बने हुए हैं, ये जब उठ के हलूगनिज्म करते हैं, ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वार्ड्स को ताले लगाने लगते हैं, इमरजेंसीज को लॉक करने लगते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि बड़ी कसीर तादाद, अब मैं एग्जैक्ट नंबर भी आपको दे सकता हूं इस वक्त, एक बड़ी कसीर तादाद जो है वो हमारी बच्चियों की है, लेडी डॉक्टर्स की है, जो हमारी बहनें बेटियां हैं। तो वो इस एनवायरमेंट का नतीजा क्या निकलता है कि वो लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो इनकी इस बदमाशी के ट्रेंड से वो थोड़ी सी सफोकेट होती हैं और उसी वक्त पूरा प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। सारे लोग जो हैं वो इनकी इस बदमाशी के नतीजे में, पेशेंट्स, लेडी डॉक्टर्स, सब वो एक साइड पे लग जाते हैं। ये एक इम्पैक्ट है। अब इसका मामला क्या है? अब जो एमएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल इन डॉक्टर्स के खिलाफ लिखकर भेजेगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ हुआ। अभी मैं आपको इस बात पर बताऊं कि इनके ऊपर जो मैंने लास्ट टाइम आपने हवाला कि मैंने कहा था कि आईनी हाथ से निपटा जाएगा, तो मैंने उस वक्त ये आईनी हाथ का लफ्ज जो था, क्योंकि मैं दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ सेइंग थिंग्स, मैंने ये कहा था कि जो लोग होंगे वो लोग होंगे जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन शिकायत करेगी और जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक इनको सजा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस दफा गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ने ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस को ये कह दिया है कि उन तमाम लोगों के नाम जो बार बार ये वाईडीए की आड़ में अपने, अब देखें एक बंदा करप्शन ग्राफ्ट केस के अंदर वो इन्वॉल्व्ड है और वो अपनी हड़ताल करने के लिए इन परसूट ऑफ हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, जिसमें उसकी कोई 20 22 25 30 लाख की करप्शन का केस था, उसने आके अच्छा फाइनल वर्डिक्ट इनसे लेते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मलिक साहब कि आपके ख्याल में आप की राय जानना चाहेंगे इस पे, क्योंकि मेडिकल का मामला है और मसीहा होते हैं डॉक्टर्स, इनका मामला है, इसमें जाने चली जाती हैं, फिर बाद में एक तो अफसोस तो होता ही है, लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो कोई ऐसा तरीकाकार वजह किया जा सकता है कि सिरे से जो मेडिकल से वाबस्ता अफराद हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये एहतजाज ना करें, क्योंकि जब जान चली जाती है किसी की तो उसका तो मदावा हो नहीं सकता ना। अभी देखिए इसमें एक दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो अगर हम इनको किसी लेजिस्लेटिव रिजीम के अंदर ले जाएं कि डॉक्टर्स अगर हड़ताल करेंगे तो उनके ऊपर ये कानून का इतलाक होगा, तो बेसिकली ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और किसी भी एसोसिएशन के डेमोक्रेटिक राइट को प्रोटेक्ट करना भी मेरा उसी वक्त एट द सेम टाइम इज वन ऑफ माय कंसर्न्स। अब मैं उनका एक डेमोक्रेटिक राइट छीनूं, लेकिन उनका ये डेमोक्रेटिक राइट अगर लोगों की जिंदगियां ले रहा है तो फिर मुझे छीन लेने का बहैसियत हुकूमत पूरा हक भी हासिल है। सो वी आर इन अ प्रोसेस नाउ कि अभी तक तो हमने सिर्फ ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल इन मिसक्रिएंट्स के खिलाफ जो डॉक्टर्स के रूप में लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, और वाईडीए के खिलाफ आई हैव नो फियर। मेरी अपनी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में मेरे 5 डॉक्टर्स हैं, सारे नौजवान भी हैं, लेकिन आई हैव गॉट नो फियर। एक लाइन में आपने जवाब देने में बस टाइम बड़ा कम है मलिक साहब, कोई बात नहीं होगी यानी कि अब एक्शन ही होगा, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। ये किस बात पर डायलॉग करेंगे जी हम? ठीक है, कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई डायलॉग नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद खान, सब स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट साथ थे, हमें वक्त दिया, बड़ी तफसील से हमने बात की है और उन्होंने कहा जी अब एक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज तो होता है, लेकिन इस तरह से जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो जो जानी नुकसान होता है वो तो यकीनन अफसोसनाक बात है। इससे सब अग्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और इक़दामात पर तो तनकीद होती ही रहती है, लेकिन आज आपको कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ तकारीर। कौन टैलेंटेड लोग होते हैं अब्दुल्ला जो ये काम कर लेते हैं और इतना बेहतरीन बनाया। एक और गाना भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, वो है जस्टिन बीबर का सॉरी, और वो उन्होंने इसी तरीके से बनाया बराक ओबामा के ऊपर। हम वो भी शेयर करेंगे, आज नहीं तो कल तो हमारी पूरी कोशिश होगी वो शेयर करेंगे। अभी गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे आखिर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, और इसको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त निकाला। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद रद्दुल फसाद का ऐलान किया, ये जाहिर करता है कि पाक फौज किसी सूरत दहशत गर्दों को अपनी जमीन पर बर्दाश्त करेगी, न ही दूसरे मुल्क की जमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देगी। जो पाकिस्तान ने तो बहसीत मजमूई और अफवाज पाकिस्तान ने खसूसी तौर पर काफ़ी अरसे से इस अज़म का इयादा भी किया है और बारहा ज़ाहिर भी किया है, और फिर अपने अमल से इस बात को साबित भी किया है कि पाकिस्तान की अफवाज दहशत गर्दी को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। इसके लिए कुर्बानियाँ बहुत दी हैं। ज़रबे अज़ब को लॉन्च किया गया, नॉर्थ ईस्तान को, तीरा वैली को क्लियर किया गया, उससे पहले सवात से लेकर जितनी एजेंसी सब क्लियर किया गया। अब जब रद्दुल फसाद की जब बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में हर किस्म के दहशतगर्द जहां भी होंगे, जिस तरीके से भी वो काबू में आएंगे, उनको ख़त्म किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान जब तक हम अंदरूनी तौर पर मजबूत उसी वक्त होंगे जब अमन होगा, और अमन के लिए तमाम किस्म की दहशतगर्दी को ख़त्म करना लाजमी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर से कहीं की जा रही हो, तो तभी किसी न किसी स्टेज में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए ये एक अज़म का इरादा है अफवाज पाकिस्तान का, जो सारी कौम का इसमें हमायत भी शामिल है, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इसका बाज़ाब्ता ऐलान हो गया, शुरू हो गया है, इसकी कामयाबी के लिए सबसे बुनियादी कदम अगर आपकी राय जानना चाहूं तो क्या होगा? और पंजाब में खुसूसन जो आर्मी चीफ की सदारत में इजलास हुआ है और जो फैसले हुए हैं, इसकी अहमियत पर भी जरा रोशनी डालिएगा। इसमें जो बेसिक चीज समझने की ये है कि ये सारा ऑपरेशन, जिस तरह ज़रबे अज़ब के बारे में भी कहा गया, और मैं कहता रहा हूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, ये सारे दहशतगर्दी की जंग का 5 से 7 ज्यादा नहीं है। जो की एलिमेंट इस सारे ऑपरेशन का होगा, जिस बात नहीं की गई कि क्या हमारी सियासी क़ुव्वतें फोकस के साथ तमाम इख्तलाफात भुलाकर, तमाम सियासी मफादात से बालातर होकर इस ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना नहीं बल्कि उनके सामने से इसको लीड करने के तैयार होंगी। अगर तो ये सूरत हाल फौज को मुयसर कर दी जाती है तो फिर इंशाल्लाह इस ऑपरेशन की नाकामी का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर जिस तरह पहले भी होता आया है, अब भी अगर ये सूरत हाल रही और हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं बावजूद वो इसमें रोड़े अटकाती रहीं, तो फिर जिस तरह ज़रबे अज़ब के फ़ायदे आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होने लगे थे, खुदा न खास्ता इस ऑपरेशन को भी पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया तज्जिया लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, इंशाल्लाह हम इस ऑपरेशन में भी कामयाब होंगे, और ये जो दहशतगर्दी का इफरीत है ये हमारे मुल्क से हमेशा के लिए खत्म होगा, क्योंकि हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। अफसा, ये कौम बड़े बड़े सानहे से गुजर जाती है लेकिन हौसला नहीं, एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल होगी। आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे म्यूजिक की। आमतौर पर पॉप बैंड्स के 4, 5 या 6, 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक ग्रुप है रॉकिन। अच्छा, वैसे कॉलेज के जमाने में ना हर एक किसी ने सोचा होता है कि वो बैंड बनाए, बहुत से लोगों ने, लेकिन 1000 मेंबर्स वाला बैंड बनाना कोई आसान बात नहीं है। बात हम करें रॉकिन 1000